हेलो, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल पर। तो जो हम ब्रांच वाइज रिवीजन कर रहे हैं, जिसका हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल, उसी की होगी क्लास नंबर 4, है ना। तो जो है ये हम अपनी, चलिए हम डिस्कशन करते हैं अपनी इस क्लास नंबर 4 का। और इसमें जितने भी टॉपिक होंगे उनको आपको कहीं ना कहीं नोट करना है, वन साइड, मतलब अपनी लैंग्वेज में। ये नहीं कि पूरा थ्योरी की तरह, अपनी लैंग्वेज में एक कोड की तरह नोट कर लीजिए और इन टॉपिक्स को आपको रिवीजन करना है। और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही हम इसमें लेकर आए हैं। कहीं से आपको ये क्वेश्चन, मतलब किसी चीज़ से बनाया नहीं गया, सेल्फ मेड क्वेश्चन है, मेरी अपनी खुद की नोट्स से हमने सारी चीज़ें बनाई हैं। वो एक एक पन्ने पलट पलट करके हमने देखा है, फिर वहाँ से हमने क्वेश्चन उठाया है। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा रेशा अधिकतम नमी सोखने की क्षमता रखता है। सबसे खास बात कि टेक्सटाइल ब्रांच है, तो टेक्सटाइल में हम पूरा पढ़ेंगे वस्त्र विज्ञान। पूरे वस्त्र विज्ञान में रेशा, रेशे से लेकर फिर जैसे कि कपड़ा बनना, कपड़े बनने की प्रोसेस, उसकी प्रक्रियाएं, फिर उस पर कैसी जो है परिचर्याएं की जाती हैं, फिर कैसे कपड़ा बनता है। इस तरह से हम मतलब पूरी चीज़ें करेंगे। और रेशे भी कितने हैं, जैसे कि प्राकृतिक हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गए। प्राकृतिक में भी 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक में जैसे है वनस्पत जगत से प्राप्त होने वाला, फिर है प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाला, फिर है जो है खनिज जगत से। वनस्पत में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपका हो गया कपास, है ना, कपास हो गया, लिनन हो गया, जूट, हेम्प, रेमी, सीसल, बिना, अबाका, ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्राणिज जगत में क्या होता है, तो प्राणिज जगत में होता है, प्राणिज जगत में आपके पाए जाते हैं ऊन और रेशम। उसके अलावा जानतो जगत में क्या पाया जाता है, तो जानतो जगत से मिलते हैं हमें प्राणिज और जानतो एक ही में आता है, जो कि प्रोटीन में हो जाएगा। बाकी बचा आपका खनिज से, तो खनिज से हमें मिलता है एस्बेस्टस, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये सारी हमने पहली क्लास में ही सारी चीज़ें डिस्कशन कर लिया है, लेकिन हमने सोचा रिवीजन के तौर पर आपको पूरी चीज़ें बता दें। फिर इसके बाद हमने पढ़ी थी कल रंगाई, छपाई, प्रिंटिंग्स, ब्लॉक प्रिंटिंग्स, ऐसी कई चीज़ें। फिर आज हमारा टॉपिक है, इसमें होगा कि जो भी आपके रेशे हैं उसकी कौन सी चीज़ें, मतलब उसकी सामर्थ्य जो है, क्षमता, उसमें जो है कितने प्रकार के गुण हैं, कौन से रासायनिक और भौतिक ये सारे गुण हैं। फिर उसके बाद सिलाई मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए गए हैं। फिर है टाँके, हाथ के टाँके, और जो है इसी तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम अपने पूरे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो जो है प्रश्न है, कौन सा रेशा अधिकतम नमी सोखने की क्षमता रखता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कपास, है ना। कपास आप जानते हैं कि ये जो है सेलुलोजिक जगत का रेशा है। इसमें लगभग लगभग 90% तक की सेलुलोज पाया जाता है। और ये जो है उष्णकटिबंधीय जो जलवायु होती है वहाँ पर इसकी खेती अच्छी होती है। और इसके लिए काली मिट्टी आपको, ये जो है ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में मिल जाएंगे। काली मिट्टी उपयुक्त होती है, सबसे पहली चीज, है ना। और इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ फाइबर के नाम से भी जानते हैं। उत्पादन चक्र इसमें कितना होता है, तो लगभग लगभग 1 वर्ष। ठीक है, सबसे देखिए मेन पॉइंट ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चन ना सुन करके इसके बाद का जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन के पीछे की इर्द गिर्द की चीजों से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जो क्वेश्चन पीवाईक्यू है उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द की चीजें, और जो हम ये, वैसे तो ये वन लाइनर है, इसमें हमने ऑप्शन रखा ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर, फिर उसके बाद एक्सप्लेन, तो सारी चीजें। और देखिए सर्वप्रथम सन 1818 में कलकत्ता में जो है ये सूती मिल का कारखाना खुला था आपका, है ना। कपास की मिल खुली थी। और इसके जो है बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, गिनिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, ब्लेंडिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, कार्डिंग, डबिंग, है ना। फिर है कॉम्बिंग, फिर है ड्राइंग, फिर है रोइंग, सिल्वरिंग, स्पिनिंग, ये जो है, फिर विविंग, फिर फिनिशिंग, फिर प्रिंटिंग, डाइंग, ये सारी चीज़ें। और ये नाम इसलिए हमने इंग्लिश बताया क्योंकि ये सारे इंग्लिश वर्जन में ही पूछे जाते हैं नाम। सिर्फ क्या होता है, इसको हिंदी में जैसे कॉम्बिंग होगा तो उस कॉम्बिंग को सिर्फ ऐसे कॉम्बिंग में लिख देते हैं। इसी तरह देखा होगा आपने 2021 टीजीटी में क्वेश्चन एक आया था मोपिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हो गया था। मोपिंग का मतलब होता है पोछा लगाना, लेकिन पोछा लगाना जो भारी वर्क है ना, भारी कार्य कौन सा होगा, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना हो गया, रोटी सेकना, तो उसमें क्या हो जाएगा, मोपिंग था, तो मोपिंग हिंदी में ऐसे लिख दिया गया था। तो इस वजह से तो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश वर्जन पता होनी चाहिए। फिर तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं।
किस रेशे में खिंचाव के बाद सबसे अधिक पुनः आकार में लौटने की क्षमता होती है? पुनः आकार का मतलब होता है, आप ये समझिए कि प्रत्यस्थता, यानी कि तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऊन। ऊन में प्रत्यस्थता सबसे अधिक होती है ना, खिंचाव जो है होता है, फिर जो है जैसे कपड़े आप रखिए, पूरा हाथ से दबाइए, फिर छोड़िए तो वो अपना आकार पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ऊन है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा अपना जो है प्रत्यस्थता के कारण ये तुरंत लौट आता है अपनी पुराने आकार में, ये चीज है। इसीलिए कपड़े भी ऊनी कपड़ों को लटका कर हमें नहीं सुखाना चाहिए, ये चीज है। और ऊन आप जानते ही हैं कि उत्तम कोट किससे मिलता है, तो ये मिलता है हमको मैरून जात की भेड़ से। और जिससे प्राप्त ऊन से क्या बनाया जाता है, तो बनाया जाता है मिंक कोट, और जो कि पूरे विश्व का सबसे महंगा कोट होता है ना, मिंक कोट। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस रेशे के जलने पर मोम जैसा गंध उत्पन्न होता है? तो जब रेशे का परीक्षण हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसे आप जानते हैं कि कपास के जलने पर कैसा, तो पीली लौ में जलता है, और कागज के जलने की लौ आती है। जैसे कि आप अगर ऊन जलाएंगे, रेशम जलाएंगे, तो कैसी गंध आती है, तब आती है आपकी गंध बालों के जलने की। क्योंकि बालों के जलने की इसलिए आती है क्योंकि ये एक प्रोटीन रेशा है, और प्रोटीन कौन सी होती है, तो केराटिन प्रोटीन होती है। और जो है ये भेड़ की और जानवरों के जो बाल से रेशे बनते हैं, इसलिए इसमें बालों जैसी गंध आती है। उसी तरह से रेयान के जलने पर कौन सी गंध आती है, तो वो आती है मोम के जैसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेयान। और रेयान आप जानते ही हैं अर्धसेलुलोजिक रेशा है हमारा ये। और इसमें क्या होता है, तो इसमें 50% सेलुलोज होता है ना, 50% सेलुलोज होता है, और 50% क्या होता है, इसमें केमिकल्स होते हैं आपके, इसलिए इसको अर्ध सेलुलोज जो है रेशा कहते हैं। रीजनरेटेड सेलुलोजिक रेशा होता है, रेयान एसिटेट रेशा होता है, और इसको क्या कहते हैं, और ये एक जादुई रेशा भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो 19वीं शताब्दी का चमत्कार भी इसको कहते हैं। ये जो है रेशा क्या करता है, ये हमें बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं, इसका जो है रेयान का इतिहास भी बहुत पुराना है ना। सन 1884, ठीक है, 1884 में किसने, तो काउंट हिलेरी, आपका काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट है ना, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। कब की थी, 1884 में। किसने, तो काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने इसकी खोज की थी। फादर ऑफ रेयान के नाम से इनको इसलिए जाना जाता है। और ये क्या है, मानव निर्मित पहला रेशा है ना, मानव निर्मित सर्वप्रथम, या जो है कह सकते हैं कि पहला रेशा है। और इसे 19वीं, हमने बताया 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। और सिल्क किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें रेशम की जैसी चमक होती है, और चमक भी इतनी ज्यादा होती है कि उसको कम करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें। और क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, रेयान का आपका शाब्दिक अर्थ। देखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं आएगा कि कैसी गंधिया रेयान के बारे में, ये जितना हमने बताया है एक्सप्लेन, उसको ध्यान से सुनना है। रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो होता है किरणों का परावर्तन, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है चमक बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, किरणों का परावर्तन है ना, रिफ्लेक्शन होता है आपकी किरणों का, इसीलिए जो इसमें चमक होती है। इसको चमक को कम करने के लिए टिटानियम डाइऑक्साइड का प्रयोग भी हम करते हैं, ताकि जो है हमारी जो आंखों में चुभने वाली चमक है वो कम हो जाए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा रेशा अम्लीय वातावरण में जल्दी टूटता है? अम्लीय वातावरण, देखिए तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रेशम। रेशम में क्या होता है, रेशम के कपड़े, देखिए यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका कि रेशम के कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, तो क्षारीय का, एल्कलाइन का प्रयोग हम करेंगे। अम्लीय में क्या हो जाता है, रेशा इसका कमजोर हो जाता है। तो जो है जब अम्लीय वातावरण इसको मिलेगा तो हमारा रेशम कमजोर हो जाता है, फिर वो टूट जाता है। और रेशम आप जानते हैं कि कहाँ पर जो है सर्वप्रथम रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका चीन। चीन जन्मदाता देश है। और जो है ये इसका सहतूत के पेड़ पर कीड़े पाले जाते हैं, जिसको सेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। उन्हीं पेड़ों पर इन कीड़े पाले जाते हैं, उसी से रेशम बनाया जाता है। और इसके भी 4 प्रोसेस हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कोकून। इसी तरह से जो है अपने पूरा जीवन चक्र ये कंप्लीट करता है, तब जाकर के हमको रेशम प्राप्त होता है। और ये रेशम क्या है, तो ये वनस्पत जगत का रेशा है। वनस्पत जगत में कौन सा है, तो ये प्राणिज जगत का रेशा है। और एक चीज और है
कि जो है सारे जितने भी प्राकृतिक फाइबर हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं स्टपल। बट जो है ये जो रेशम है आपका, ये इसका मेजरमेंट किस में होता है, तो इसका मेजरमेंट होता है फिलामेंट में। ये एक अपवाद है क्योंकि ये सब प्राकृतिक जगत में पाया जाने वाला सबसे लंबा रेशा होता है, इसलिए इसका मेजरमेंट फिलामेंट में होता है। और बाकी अन्य जितने भी प्राकृतिक के हैं, चाहे वो हो गया आपका कपास, लिनन और बाकी अन्य जितने भी हैं, वो सारे स्टेपल में नापे जाते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेशे में उच्चतम तन्यता बल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन, है ना। नायलॉन में उच्च तन्यता पाई जाती है, इसमें तन्यता शक्ति बहुत अधिक होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेशे का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिनन, है ना। लिनन का जो है रेशे का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। और लिनन भी आप जानते हैं कि क्या है, तो ये एक प्राकृतिक जगत का रेशा है। और लिनन में जो है जो पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो किससे, कपास से ज्यादा होती है। ठीक है, कपास से ज्यादा लिनन में पाई जाती है। और लिनन में क्या होता है, तो लगभग 66 से 70% तक की सेलुलोज आपको ये मिलता है। और पेक्टिन कितना होता है, तो पेक्टिन आपका पाया जाता है 25% पाया जाता है। अशुद्धियां कितनी होती हैं, तो अशुद्धियां इसमें होती हैं लगभग 5 से 8% तक, है ना, 5 से 8% तक का। और इसकी जो है इसका व्यास कितना होता है, तो व्यास इसका लगभग होता है 15 से 18 इंच जो है माइक्रोन, 18 माइक्रोन तक का इसका जो है व्यास होता है। और 10 से 12 इंच तक का इसके रेशे की लंबाई होती है। ठीक है, और ये ताप का सुचालक होता है, रगड़ और घर्षण का प्रभाव लिनन पर नहीं पड़ता है। और इसके भी जलने पर, क्योंकि इसमें भी देखिए सेलुलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है और कपास में भी पाया जाता है, इसलिए लिनन के जलने पर भी आपको पीली मिलेगी। और गंध कैसी मिलेगी, तो वो कागज के जलने की या पेपर के जलने जैसी गंध आपको मिलेगी। फिर इसमें क्या होता है, तो कीड़े नहीं लगते हैं, फफूंद भी नहीं लगता है। बट क्या होता है, गीले होने पर इसमें 20% तक की मजबूती बढ़ जाती है। और ऊन यहीं पर जस्ट उल्टा हो जाता है, ऊन में 30% तक की मजबूती आपकी घट जाती है ना। तो ये हो गया हमारा लिनन। और लिनन की जन्मदाता भूमि कौन सी है, तो वो है आपकी मिस्र, है ना। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित मात्रा में लिनन कहाँ पाया था, तो वो होता है आपका रूस में। बट जो है जन्मदाता देश कौन सा है, तो वो है आपका मिस्र। ये सारी चीजें कहा जाता है कि जो है लिनन में जो मम्मी है उनको इसी लिनन के कपड़े में लपेट कर रखते हैं, इसको पवित्रता का, ऐश्वर्य का, वैभव का सूचक माना जाता है। ठीक है, फिर चलिए एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। कौन सा रेशा क्षारीय घोल में सुरक्षित रहता है लेकिन अम्लीय घोल में नष्ट हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रेशम, है ना। अभी हमने ऊपर बताया ही था, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेशा प्राकृतिक रूप से आग प्रतिरोधी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम को किस घोल में डालने पर यह चिपचिपा हो जाता है, तो संघन के जो है अम्ल में डालने पर यह चिपचिपा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेशे को भौतिक संरचना गुच्छेदार होती है, तो ये हो जाएगा ऊन, है ना। ऊन के जो है रेशे की भौतिक संरचना कैसी होती है, वो गुच्छेदार जो है होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करघे में ताना धागे को कसकर पकड़ने वाला भाग कौन सा होता है ना, तो ये होता है आपका रीढ़। रीढ़ जो होती है वो ताने के धागे को कसकर पकड़े हुए होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करघे का भाग बुनाई प्रक्रिया के लिए धागों को ऊपर नीचे करने में सहायक होता है, तो ये कौन करता है, तो ये करता है हेड्स, है ना। हेडर्स करते हैं। हेडर्स कैसा होते हैं, तो ये देखिए जैसे ये आपका करघा हो गया, तो इसमें जैसे ऐसे ऐसे करके सारे बने होते हैं, तो इसी में जो छोटे छोटे से छेद लगे होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को हेडल्स के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, तो ये बुनाई प्रक्रिया जब की जाती है तो धागों को ऊपर नीचे इसी के द्वारा, इसी के अंदर से जो है गुजारते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी विधि कपड़े को बुनने में उपयोग की जाती है जो अधिक टिकाऊ कपड़ा बनाती है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्विल बुनाई, है ना। ट्विल बुनाई जानते हैं अधिकतर ये जो है काटन के सूती के कपड़ों पर की जाती है, रेशे पर की जाती है। और ये क्या करती है, तो ये आपको
ऐसे ऐसे करके तिरछा प्रभाव देती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। ट्रिल बुनाई की ये खास बात है, ये तिरछा प्रभाव देती है। इससे डेनिम के कपड़े हो गए, जीन्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें ट्रिल बुनाई से की जाती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडलूम के कौन से भाग धागे को दबाकर कपड़ा बनाने में मदद करते हैं? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बीटर। ठीक है, बीटर क्या होता है? तो ये कपड़े को जो है दबाकर हैंडलूम के जो है भाग को दबाकर कपड़ा बनाने में मदद करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करघे पर कपड़ा बनाने के लिए उपयोग होने वाला सबसे पुराना औजार कौन सा है? तो इसमें सबसे पुराना औजार हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, जो करघे पर कपड़े को बनाने का सबसे पुराना हमारा है औजार, तो वो है आपका शटल, है ना, शटल। ये आप जानते रहिएगा। और आप जानते हैं करघे के जो है प्रश्न चल रहे हैं, करघे को क्या कहते हैं? लूम, है ना। ये हमारा लूम हो गया करघा। और जो है इसमें इसके जो है आपके इन भागों से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरह से आते हैं, है ना। तो इसके कौन कौन से हैं? वार्प बीम, यानी कि क्या कह सकते हैं? ताना, है ना, ताने का बेलन। ठीक है, एक हो गया ताने का बेलन, एक हो गया कपड़े का बेलन। ठीक है, कपड़े का बेलन। और फिर होता है आपका हार्नेस, फिर होता है आपका कह सकते हैं हम शटल, फिर होता है आपका रीड, है ना। ये आपके जो है क्या हो गए? तो ये आपके करघे के मुख्य भाग हो गए, ताने का बेलन, कपड़े का बेलन, हार्नेस, शटल और रीड। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें होता क्या है? हार्नेस जो होता है वो रास्ता बनाता है, और एक बार जो है पिकिंग करके आना जाना, इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, है ना, करघे में। और शटल पर जो है बाना का धागा लगाते हैं। जो आपका शटल है उसमें क्या लगता है? बाने का धागा लगा देते हैं। बुनाई की प्रक्रिया में ताने को जो है एंड और जो है बाने को पिक कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। क्या है? तो ताने को क्या कहते हैं? ताना का जो धागा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं एंड, ये ध्यान रखिएगा। और जो है जो बाना होता है उसको क्या कहते हैं? बाने का जो धागा होता है उसको कहते हैं पिक। ठीक है, ये होता है आपका पिक। ये खास कर आप ध्यान रखेंगे, ताने का धागा एंड और बाने का धागा पिक। चलिए इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में कपड़े के निर्माण के लिए धागे को एक साथ गूंथा जाता है? तो ये हमारा हो गया क्रॉस स्टिच, है ना। क्रॉस स्टिच में क्या होता है? कपड़े के निर्माण के लिए धागे को एक साथ हम गूंथते चले जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बुनाई विधि सबसे अधिक पारदर्शी होती है? तो हमारा क्या हो गया? कौन सी बुनाई सबसे अधिक पारदर्शी होती है? तो ये आपका हो जाएगा सादी बुनाई, है ना। सादी बुनाई कह सकते हैं, प्लेन बुनाई या सादी बुनाई। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें कपड़ा जो होता है वो पारदर्शी बनता है, एकदम ढाका का मलमल जो होता है सूती एकदम कपड़े से बनता है, वो प्लेन बुनाई से ही बनता है। उसके अलावा प्लेन बुनाई में आप जानते हैं सादी बुनाई में कौन कौन सी बुनाई आती है? तो आ जाएगी आपकी रिब, है ना, रिब आ जाती है। और आती है आपकी बास्केट। और आपकी कौन सी आती है? तो आती है ट्विल। फिर आती है आपकी साटिन। फिर आती है आपकी साटिन हो गई, फिर आती है आपकी सेटिन। इस तरह से फिर आता है आपका हक्का बैग। ठीक है, हक्का बैग। इस तरह से ये आपकी क्या हो गई? ये सादी बुनाई के प्रकार हैं। सॉरी, ये जो है रिब, ऐसे आप जो है, ये हो गया रिब, ये हो गया बास्केट, ये हो गया ट्विल, ये हो गया हक्का बैग, फिर सेटिन, साटिन, है ना। ये आपकी सादी बुनाई के प्रकार है, इतना आप ध्यान रखिए। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करघे पर कपड़े को मजबूती बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो किस तकनीक का करते हैं? तो डबल बुनाई का, है ना। डबल बुनाई के द्वारा हम क्या करते हैं? तो हमारा जो कपड़ा होता है उसकी मजबूती बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करघे के कौन से भाग में धागे को तनाव में रखते हैं? वार्प बीम में, है ना। जो वार्प बीम होती है उसमें क्या करते हैं हम? तो उसी में जो हमारा करघा होता है उसका जो धागा होता है उसको हम क्या करते हैं? तो तनाव
उसी में आप ना रखते हैं और ये कैसा दिखता है, ऐसे करके ऐसा होता है और ये जो होता है इसी में जो है तनाव होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घोल कपास में रेशे को नर्म और चमकदार बनाता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्षार, है ना। क्षार में जो कपास का रेशा क्या होता है? तो नर्म और चमकदार बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप क्लॉथ में किस प्रकार का रेशा उपयोग किया जाता है जो उच्च तापमान सह सके? है ना, तो आंसर हो जाएगा नायलॉन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन के रेशे को सिकुड़ने से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ना, ऊन पर ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उसको सिकुड़ने से रोकती है? ये हो जाएगा श्रिंक रेसिस्ट प्रक्रिया, है ना, प्रोसेसिंग श्रिंक रेसिस्ट प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? ऊन में सिकुड़ने से रोकने की प्रक्रिया की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई में उपयोग किए जाने वाले बेसलाइन स्टिच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेसलाइन स्टिच का मुख्य उद्देश्य क्या है? धागे को स्थिर रखना, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिलाई के कौन से टाके का उपयोग कपड़े को सजाने में किया जाता है? तो ये होता है क्रॉस स्टिच, है ना, ऐसे 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 क्रॉस स्टिच आपकी बनती चली जाती है और इससे क्या होता है? कपड़े को सजाने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रेशा सबसे अधिक घर्षण प्रतिरोधी होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर, है ना। पॉलिस्टर में सबसे अधिक घर्षण प्रतिरोध होता है और पॉलिस्टर भी आप जानते हैं क्या है? तो ये एक प्राकृतिक जगत का ये एक हमारा कृत्रिम जगत का रेशा है। फिर देखिए नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया में कपड़े को रंगने के लिए घोलक का उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डाइंग, है ना। डाइंग में हम क्या करते हैं? तो कपड़े को रंगने के लिए घोलक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम कपड़े को रंगते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाथ की सिलाई में उपयोग किए जाने वाले सबसे मजबूत टाके का नाम क्या है? तो जो हम हाथ के द्वारा सिलाई करते हैं तो उसमें सबसे मजबूत टाका हमारा कौन सा होता है? वो होता है बैक स्टिच, है ना। बैक स्टिच के द्वारा जो हम सिलाई करते हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़े की सिलाई में उपयोग किए जाने वाले मुख्य टाके कौन से हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रनिंग स्टिच, स्लिप स्टिच, है ना। ये सारे स्टिच क्या हैं? तो ये कपड़े की सिलाई में मुख्य रूप से टाके प्रयोग किए जाते हैं, है ना। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई में कपड़े के किनारों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टाका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है ओवरकास्ट स्टिच, है ना। इससे क्या होता है कि जो किनारा होता है वो सुरक्षित रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन का कौन सा भाग सुई को ऊपर नीचे करता है? तो कौन सा भाग ऊपर नीचे करता है? हैंड व्हील, है ना। हैंड व्हील जो होता है चरखे की तरह, जैसे ये आपका ऐसे करके जो बना होता है, ये जो इसमें लगाया जाता है, फिर ये आपकी जैसे मशीन हो गई ना, तो उसमें जो ये हैंडल लगा होता है, इसी से इसको हम चलाते हैं। यही क्या करता है? मशीन को ऊपर नीचे करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिलाई मशीन का कौन सा भाग धागे को कसकर पकड़ कर रखता है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? थ्रेड टेंशन डिस्क, है ना। थ्रेड टेंशन डिस्क जो होती है वो क्या करती है? तो वो सिलाई मशीन का जो धागा होता है उसको कस के पकड़ कर रखने का काम करती है ना। सिलाई मशीन आप जानते हैं कि सिलाई मशीन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिलाई मशीन की। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को, मतलब ऐसा ये टॉपिक है कि अनछुआ नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर से, ऐसा नहीं कि इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन ना आए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना। इसीलिए हमने ये टॉपिक इसमें जोड़ा है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन, एक मिनट। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई मशीन का कौन सा भाग कपड़े को आगे बढ़ाने में मदद करता है? तो इसमें कौन सा भाग आगे बढ़ाता है? तो जो होता है हमारा फीड डाग, है ना। फीड डाग जो होता है वो क्या करता है? कपड़े को, जैसे आपका ये यहाँ पर नीचे सिटिंग लगी होती है तो वहां पर जो नीचे सुई के नीचे जो एक प्लेट टाइप में होती है उसी में फीड डाग होता है जो कपड़े को आगे बढ़ाने में मदद करता है। फिर देखिए
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलाई मशीन का कौन सा भाग धागे को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा भाग होता है, वो होता है थ्रेड कटर, है ना। थ्रेड कटर जो होता है उसी से हम क्या करते हैं, धागे को काटने का कार्य करते हैं। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन, सिलाई मशीन का कौन सा भाग सुई को सही स्थिति में रखता है। हमारा आंसर हो जाएगा नीडल क्लैप, है ना। नीडल क्लैप जो होता है वो इस सुई को क्या करता है, सही स्थिति में रखता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलाई मशीन का कौन सा भाग सिलाई की गति को नियंत्रित करता है। तो कौन सा भाग सिलाई गति को नियंत्रित करता है, तो वो हमारा हो जाएगा फुट पैडल, है ना। फुट पैडल जो होता है वो उसकी गति को, जो पैडल वाली मशीन होती है वो क्या करती है, सिलाई मशीन की गति को नियंत्रित रखती है। इतना आप लोग जो है समझ लीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलाई मशीन में बटन होल का क्या कार्य है ना। बटन होल सिलाई के लिए कौन सा विशेष भाग होता है सिलाई मशीन में, तो क्या होता है, आंसर हमारा हो जाएगा बटन होल फुट, है ना। ये विशेष एक भाग होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिलाई मशीन का कौन सा भाग बॉबिन को पकड़ता है। कौन सा भाग पकड़ता है, बॉबिन केस, है ना। बॉबिन केस में जो है बॉबिन को रख करके फिर उसको मशीन में लगाया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई मशीन में थ्रेड गाइड का क्या अर्थ होता है। तो ये क्या अर्थ होता है, हमारा धागे को सही दिशा में रखना, है ना। ये हो जाता है थ्रेड गाइड का कार्य। फिर है, सिलाई मशीन में कौन सा भाग सिलाई को चिकना बनाने में मदद करता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर पुट, है ना। जो प्रेशर पुट होता है जिसको खट से हम दबाते हैं और उठाते हैं, पीछे साइड में लगा होता है, वो जो सिलाई को चिकना बनाने में मदद करता है, क्योंकि उससे जो है कपड़ा दाब में आ जाता है तो फिर सही से सिलाई हो पाती है कपड़े पर। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े पर टिकाऊ और मजबूत सिलाई के लिए किस प्रकार के टाके का उपयोग किया जाता है। तो डबल लॉक स्टिच जो होती है वो कपड़े को, सिलाई को मजबूत बनाती है है ना। ऐसा टाका कपड़े को मजबूत कर देता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई मशीन में सुई टूटने का मुख्य कारण क्या होता है, गलत थ्रेड टेंशन, है ना। मतलब सही ढंग से नहीं लगाई गई होगी तभी जो है सुई टूटेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन में थ्रेड लूप का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। थ्रेड लूप मैकेनिज्म, है ना, इससे जो है थ्रेड लूप का निर्माण होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन का कौन सा भाग कपड़े को स्लाइडिंग से रोकता है। तो ये होता है फीड डॉग, है ना। फीड डॉग क्या करता है, तो वो सिलाई मशीन पर जो है कपड़े को जो है स्लाइडिंग से रोक लेता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिलाई मशीन में तेल लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है घर्षण को कम करना, है ना। जब तेल लगा देते हैं तो देखिए जो मशीन होती है उसमें जहां जहां भी जो है कह सकते हैं तेल डालना होता है, वहां पर ऑयल लिखा होता है या एरो बना होता है, वहां वहां पर हम तेल डाल देते हैं। इससे क्या होता है, तो मशीन बहुत आराम से बड़े अच्छे से चलती भी है और खट खट की आवाज भी उसमें नहीं आती। और एक चीज है कि कपड़े को जब हम काटते हैं तो उसमें क्या होता है, काहे से निशान लगाते हैं, तो वो मिल्टन चाक होती है जिससे हम ड्राफ्टिंग करते हैं, कपड़े पर निशान लगा देते हैं, वो होती है मिल्टन चाक, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाबिन में धागा चढ़ाने के लिए सिलाई मशीन का कौन सा भाग उपयोग होता है। तो वो होता है बाबिन बाइंडर, है ना। बाबिन बाइंडर में क्या होता है, तो सिलाई के धागे चढ़ाने के लिए सिलाई मशीन का भाग उपयोगी होता है। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सिलाई मशीन को अधिक टिकाऊ माना जाता है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन, है ना। और आप जानते हैं मशीन की खोज किसने की थी, आविष्कार तो इलियास होबी ने। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इंडस्ट्रियल जो मशीन है इसी में अधिक टिकाऊ इसको माना जाता है, इसकी सिलाई को। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई का कौन सा भाग कपड़े में प्रवेश करता है। तो जो नीडल पॉइंट होता है
है ना, जो निडल का पॉइंट होता है आगे का वही कपड़े में प्रवेश करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलाई मशीन में थ्रेड ब्रेकिंग का मुख्य कारण क्या होता है ना। जो थ्रेड ब्रेकिंग होती है, धागा जो बार बार क्या होता है इसमें इसमें देख होता है धागे का बार बार टूटना, है ना। तो इसमें होता क्या है, टेंशन असंतुलन जो होता है। उसके अलावा एक चीज और होती है संतुलन के अलावा, जब आपकी निडल सही नहीं लगी होती तब भी बार बार धागा टूटता है ना। ये सारी चीजें हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन में धागे को सीधा और समान रखने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो है कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, तो ये होता है थ्रेड गाइड, है ना। थ्रेड गाइड का हम प्रयोग करके क्या करते हैं, जो भी हमारा धागा होता है उसको हम बिल्कुल एक समान और समांतर रेखा में रखते हैं। तो चलिए यह इस तरह से हमारी आज की सीरीज कंप्लीट होती है। फिर हम टेक्सटाइल की अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, उसमें आपके टॉपिक्स होंगे, आपका हो जाएगा ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी एंड ट्रेडिशनल क्लॉथ हो जाएगा। फिर जो है उसके अलावा हम करेंगे अपना जितने भी जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं का, जो है जैसे जापानी वस्त्र हो गया या अन्य कई चीज़ें हैं, हुक्स हो गए, टक्स हो गए, पॉकेट्स हो गए, प्लेट्स हो गई, इस तरह की जो कपड़ों में प्लेट्स पड़ती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, इनका हम डिस्कशन अपनी अगली क्लास में करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपना हम पूरा एनालाइज करने के बाद पीडीएफ अपनी तैयार करेंगे। अब कल तो आपको हम कोई क्लास प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, फिर अब अपनी मिलते हैं परसों 50 डेज की जो सीरीज होगी उसमें भी, और ये जो टेक्सटाइल ब्रांच की होगी इसकी हमारी 4 क्लास हो गई हैं। लगभग 8 क्लास में हम जो है पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फिर हम अगला अपना स्टार्ट करेंगे हेल्थ साइंस या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।